गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराग सिंह। आइए आज के 25 प्रश्नों को देखते हैं जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं ये इंडियन पॉलिटी में स्टेट यानी राज्य से संबंधित आज प्रश्न हैं। और राज्य में सारी चीज़ें जो जो हैं वो सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सारी चीज़ें। और साथ ही इसमें कुछ मैंने करंट के प्रश्न भी 4-6 डाल दिए हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश के कई सारे होने वाले हैं, इसलिए ये मैं समझता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, राज्य यानी स्टेट का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 5A में या 6 में? तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात 6 भाग 6 में राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही बता रखी हैं, तो इसमें आप देख लीजिए जल्दी से। भाग 4 में जो उल्लेख किया गया है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 5 में जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है, क्या किया गया है भाग 5 में? आप लोग बताइए। भाग 5 में नीति निर्देशक तत्व 4 में हो गया। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में आप लोग बताइए जल्दी से। अच्छा, भाग 5A में क्या है ये भी आप लोग बताइए। तो भाग 5 में हम सभी जानते हैं कि संघ है। क्या है? संघ। ठीक है, संघ। और यहाँ पर ये भाग 4A होना चाहिए, 5A नहीं 4A होना चाहिए। तो ये 4A जो है ये किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये 4A होना चाहिए और ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। ओके, तो ये हमने देख लिया पहला प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे एग्जामों के लिए। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न देखते हैं। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। क्या? राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है? अनुच्छेद 152 में, अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 154 में या फिर अनुच्छेद 155 में? तो ये बात किस अनुच्छेद में कहेगी कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है ये देखते हैं। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 100C अर्थात अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 152 में क्या कहा गया? राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के विषय में वर्णन है। और अनुच्छेद 155 में हम देख लेते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये चारों अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, किसी भी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल के विषय में वर्णन है, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 154 में, और 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक उनकी इच्छा है राष्ट्रपति की तब तक। तो राज्यपाल के विषय में कहा गया है, उसके कार्यकाल के विषय में या पदावधि के विषय में अनुच्छेद 156 में वर्णन किया गया है। 156 में कहा गया है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वो होगा 5 वर्ष का। इसके हिसाब से आंसर ए हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि राष्ट्रपति उसके कार्यकाल भले 5 वर्ष का है लेकिन उसे कभी भी उस चेंज कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन अंतिम रूप से जो सत्य है वो है 5 वर्ष। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, आंसर तो ए हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ ये बता दूं कि एक राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहता है 5 वर्ष की अवधि बीतने के बाद भी, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद संभाल नहीं लेता है। ठीक है, तो आज देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? ये देख लेते हैं, किस राज्य की बनी थी? पंजाब की
आंध्र प्रदेश की, केरल की या उत्तर प्रदेश की? तो आप लोग बताइए कि जो सरोजिनी नायडू जी थी वो किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो वो बनी थी डी अर्थात उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी वो। ठीक है, यूपी की राज्यपाल, पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल बनने का, पहली और महिला राज्यपाल दोनों बनने का जो श्रेय मिला स्वतंत्र भारत में वो मिला सरोजिनी नायडू जी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी, मायावती, किरण बेदी या सुचेता कृपलानी? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। पांचवें प्रश्न का उत्तर, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी, मायावती, किरण बेदी या सुचेता कृपलानी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी डी अर्थात सुचेता कृपलानी, जबकि राबड़ी देवी बिहार में राज्यपाल मुख्यमंत्री थी, मायावती उत्तर प्रदेश में थी लेकिन पहली नहीं थी, किरण बेदी राज्य कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनी है, लेकिन ये राज्यपाल उपराज्यपाल रह चुकी हैं। वो कहाँ पर? ये प्रथम आईपीएस थी, भारत की प्रथम महिला आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, और प्रथम महिला ये जो है उपराज्यपाल बनने का इनको श्रेय मिला, प्रथम महिला उपराज्यपाल। और ये बनी कहाँ की? पुडुचेरी की। ठीक है, पुडुचेरी की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें ताकि सारे लोगों को इतने महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सकें और सब लोग आने वाले एग्जामों की तैयारी में लग सकें और उनको लाभ मिल सके। आइए देखते हैं छठे प्रश्न को बिना किसी देरी के। छठवां प्रश्न है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष होती है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए आयु सीमा जो होती है वो होती है 35 वर्ष की। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की जो आयु सीमा है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, छठवां प्रश्न हमने देख लिया। अब देखते हैं सातवें प्रश्न को। आज आपको बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, वो भी व्यावहारिक प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सातवें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो इस प्रश्न का उत्तर साधारण सा उत्तर है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यदि राज्यपाल की बात आ जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। तो सातवें के बाद अब देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति प्रधान होता है मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि राज्य की अनुच्छेद 154 कहता है, आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल। अब देखते हैं नाइन्थ प्रश्न को। नाइन्थ प्रश्न है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? उसमें था कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, और इसमें एक शब्द जुड़ गया है, वास्तविक। तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति तो राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री में निहित होती है। ऐसे ही सेम केंद्र में ये देखें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो निहित है वो राष्ट्रपति में, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का जो प्रयोग करता है वो करता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अलावा जो है आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद, ठीक है, 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, बस इतना ही कहा गया है मुख्यमंत्री के बारे में, और इतना ही कहा गया था वहाँ जब हम संघ देख रहे थे तो वहाँ प्रधानमंत्री के बारे में भी इतना ही कहा गया था।
और बाकी वर्णन नहीं था प्रधानमंत्री का कहीं भी, सारी जगह राष्ट्रपति ही था। लेकिन राष्ट्रपति जो कार्य करता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। ठीक है, 9वें के बाद 10वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 166 में, अनुच्छेद 163 में, 167 में या अनुच्छेद 164 में? तो मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में किस में वर्णन किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कार्य के बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 167 में। आर्टिकल 167 में क्या कहा गया है? कहा गया कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के जो संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, तो ये आर्टिकल 167 में कहा गया है कि राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अब 2 प्रकार के कर्तव्य हैं। एक तो पहला कर्तव्य ये है कि जो विधान बन रहे हैं उनके बारे में राष्ट्रपति जो राज्यपाल है वो स्वयं बुला ले मुख्यमंत्री का और उनसे पूछ ले कि कौन कौन से विधान आप बना रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। कार्यपालिका से संबंधित कुछ भी और चीज़ें यदि राष्ट्रपति को लगता है तो वो भी जानकारी राज्यपाल को लगता है तो वो भी जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। सेम यही कंडीशन लागू होती है संघ में। राष्ट्रपति कर सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ, उनसे पूछ सकते हैं, मंगवा सकते हैं, फाइल्स सारी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं 11वां प्रश्न, भारत में अब तक किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? देखिए, मैं बीच बीच जो आपको ऐसे इंटरटेनिंग क्वेश्चंस हल्के हल्के डाल देता हूं ताकि आपका जो ध्यान है वो थोड़ा बना रहे, क्योंकि थोड़ा अनुच्छेद थोड़ा टफ हो जाता है ना, इसलिए आपको मैंने ऐसे प्रश्न भी बीच बीच डाल रखे हैं। भारत में अब तक किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? कभी नहीं बनी। तमिलनाडु में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में? तो अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश में बनी है महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में भी हम जानते हैं कि राजस्थान में भी बन चुकी हैं। तमिलनाडु में हम जानते हैं कि अम्मा जिन्हें बोलते हैं वो अभी उनकी कुछ साल पहले उनकी डेथ हुई, वो भी बन चुके हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी मतलब महाराष्ट्र। आज तक महाराष्ट्र में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बन पाई हैं। ठीक है, ये दुर्भाग्य है उस राज्य का, क्योंकि इतना संपन्न राज्य होने के बावजूद आज तक वहाँ कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी, जबकि उत्तर प्रदेश में दो महिला मुख्यमंत्री, यहाँ तक बिहार में भी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है, राजस्थान में भी बन चुकी है, तमिलनाडु में भी बन चुकी हैं। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हों और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो आप लोग वीडियो को लाइक करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलें। प्लीज़ अभी तुरंत लाइक कीजिए आप लोग। अब देखते हैं 12वें प्रश्न को। ये सेशन जल्दी भी समाप्त करना है और बढ़िया से आपको समझा के भी समाप्त करना है। अब देखते हैं, ये भी बढ़िया प्रश्न है। भारत का पूर्णतः जैविक उर्वरक से खेती करने वाला राज्य, भारत का पूर्णतः जैविक उर्वरक से खेती करने वाला राज्य कौन सा है? ये पहला राज्य कौन सा है जो जैविक उर्वरक से खेती करता है? जैविक उर्वरक मतलब इसमें रासायन का प्रयोग एक भी नहीं होता, रासायनिक उर्वरक नहीं यूज करते, बल्कि गोबर की खाद और अन्य प्रकार के जो हमारे पास जैविक उर्वरक हैं जिनसे पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन सा राज्य है जो जैविक उर्वरक का प्रयोग करके खेती करता है पूर्णतः पूरी तरह से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या मणिपुर? इसका आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम। सिक्किम एक पहला राज्य बना जो पूर्णतः जैविक उर्वरक से खेती करता है। ठीक है, आज कई सारे राज्य इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पहला जो है वो सिक्किम ही है। अब देखते हैं 13वें प्रश्न को। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल या फिर विधि विभाग का सचिव, महासचिव। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के बारे में आर्टिकल 165 अनुच्छेद या आर्टिकल अनुच्छेद 165 में कहा गया है, 165 में कहा गया है कि एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, यानी राज्य के लिए जो मुख्य विधिक अधिकारी होगा, विधिक सलाहकार होगा, वो कौन होगा? महाधिवक्ता होगा। ठीक है,
आप देखें महाधिवक्ता को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। वहीं जैसे केंद्र यही सारा काम केंद्र के लिए कौन करता है, महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ आ गया होगा आपको। अनुच्छेद 165 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत संघ का पहले सहराज्य था। पहले क्या था, सहराज्य, जुड़ा हुआ राज्य, और बाद में पूर्ण राज्य बना, पूरा राज्य या पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जो पहले सहराज्य था, यानी ज्वाइंट राज्य था, ज्वाइंट स्टेट था। ठीक है, कौन था, और बाद में पूर्ण राज्य किस बना लिया गया उसे, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आता है ये प्रश्न किसी न किसी रूप में। तो या ऐसे आ जाता है, इसका आंसर जो हो जाएगा मैं बता दूं आपको, डी हो जाएगा, सिक्किम। या ऐसे भी ये प्रश्न आ जाता है कि सिक्किम को भारत गणराज्य में कब मिलाया गया। तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36वें संविधान संशोधन द्वारा, भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन, कौन से 36वें संविधान संशोधन कब, 1975, 1975 में सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था, और उसे भारत संघ में संरक्षित राज्य का जो है दर्जा समाप्त करके उसे भारत संघ में 22वां राज्य के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, कौन सा, 36वें संविधान संशोधन द्वारा उसे संरक्षित राज्य के दर्जा समाप्त कर 22वां राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और इस संशोधन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस संशोधन के परिणाम स्वरूप हुआ कि वहाँ जो राजतंत्र अभी तक चल रहा था उसको समाप्त करके लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप लोग याद रखिएगा, इसका वर्ष भी याद रखिएगा, कब वो किया मिलाया गया, 1975, 1975 में। ये बार बार पूछ लेता है। अब 15वें प्रश्न पे आ जाते हैं। राज्यों में विधान परिषदों को उत्साधन या सृजन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। आपको पहले तो प्रश्न समझा दूं कि राज्यों में विधान परिषद, राज्यों में विधान परिषदों को उत्साधन मीन्स समाप्त करना, उत्साधन मीन्स समाप्त करना, या फिर सृजन करना, या सृजन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169 या अनुच्छेद 100, आगे देखते हैं क्या है, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद 171। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधान परिषद के बारे में। देखिए दो होता है ना, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद होता है ना, तो इसके बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसके बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 169 में कहा गया है कि राज्यों में विधान परिषदों को उत्साधन या सृजन के बारे में उल्लेख किया गया है। और ये किया कैसे जाएगा, राज्य जो है, राज्य स्वयं एक बिल पारित करेंगे कि उनके यहाँ पे यदि विधान परिषद नहीं है तो उसके समर्थन में कि उसको बनाया जाए। तो इतना बिल पास करने के बाद वो केंद्र सरकार के पास जाता है, केंद्र सरकार उसको बिल पास करके उसको वहाँ पे विधान परिषद बना देती है। और अगर है और राज्य उसे समाप्त करना चाहता है तब भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो और उसके माध्यम से विधान परिषद समाप्त हो जाती है। ठीक है, आपको इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, अनुच्छेद 168 में जो कहा गया राज्यों के विधानमंडलों का गठन के बारे में वर्णन है, राज्य विधानमंडल के गठन के बारे में वर्णन है। ठीक है, और 170 में क्या कहा गया, 170 में विधानसभाओं की संरचना के बारे में उल्लेख है, और 71 में विधान परिषद की संरचना के बारे में उल्लेख है। संरचना मीन्स अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना के बारे में उल्लेख है, यानी विधानसभा की संरचना कितने सदस्य होंगे, किस राज्य में कैसे कैसे हो गए, कितना क्या हो गए, सारी चीज़ें इसमें दे रखा है, और विधान परिषदों के बारे में अनुच्छेद 171 में। ठीक है, 16वें प्रश्न पे आ गए हम लोग, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। आप लोग इसको देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। यूपी पीसीएस और वनडे एग्जाम कोई भी हो उनके लिए बहुत पेड क्वेश्चन हो जाता है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो आप लोग बताइए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो
अनुच्छेद 178, 179, 180 या फिर 181? इसका आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 178 में ही विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 178 में। और इसके अलावा जो है दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, 179 में क्या कहा गया है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने के बारे में वर्णन 179 में। दो जो बचते हैं इनको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 180 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 180 में कहा गया कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति के बारे में कहा गया है। यानी जब अध्यक्ष नहीं होगा तो उसके पद पर कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन किए गए। और इसके अलावा 181 में कहा गया कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव है तो वो पीठ की अध्यक्षता नहीं करेंगे, ये कहा गया है 181 में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था और थोड़ा सा अनुच्छेद संबंधित इसलिए टफ भी हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आप, ऐसे प्रश्नों को आप 2-2, 3-3 बार सॉल्व कर लिया कीजिए, देख लिया कीजिए। 16 के बाद 17वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 17वां प्रश्न फिर से मैंने हल्का रख दिया है क्योंकि आप लोग को 2-4 प्रश्न लगातार अनुच्छेद से संबंधित हो गए थे। अब देखते हैं 17वां प्रश्न क्या है। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जिसका निर्माण भाषाई आधार पर किया गया था, वो तो कौन सा है? भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या पंजाब? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद ही बार बार आ रहा, आंध्र प्रदेश। 1956 में 1956 में इसका गठन किया गया था। कहाँ से? तमिलनाडु या मद्रास राज्य से अलग करके। ठीक है, मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी 1956 में। आइए देखते हैं इसका आगे प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? 25%, 30%, 33% या 50%? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है? किस चुनाव में? या ये भी याद रखिए, पंचायत चुनाव में, जो कि अभी होने वाले हैं पंचायत चुनाव, उसमें महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? सी, 33% का आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को। आपको मैं बता दूं कि यही चीज़ बिहार में यदि पूछा जाए, बिहार के उपलक्ष्य में, तो वहाँ पे 50% महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है पंचायत चुनाव में। ठीक है, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद में अभी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन बहुत शीघ्र वहाँ भी महिलाओं के लिए चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था हो जाएगी। 18 के बाद 19वें प्रश्न पे आ जाते हैं। राज्यों को भाषाई आधार पर, 19वां प्रश्न है, राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने की सलाह किस आयोग ने प्रदान की थी? राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने की सलाह किस आयोग ने प्रदान की थी? JBL आयोग ने, यानी जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल और ये JBL लिख गया ना, ये JBL नहीं होना चाहिए बल्कि JBP होना चाहिए। ये एक आयोग बनाया गया था जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जी थे। तो इन्होंने, ये आयोग जो था, इसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। ठीक है, JBP आयोग ने, JBP आयोग, ये टाइपिंग मिस्टेक थी, JBP आयोग, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के बारे में ये आयोग था। इसके अलावा आपको इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, फजल अली आयोग ने क्या किया? फजल अली आयोग एक गठित किया गया था, तो उसने क्या किया? फजल अली आयोग गठित किया गया था 1953 में, 1953 में 53 में गठित किया गया था। और इसने जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया और इसने ये ज़रूर कहा कि केवल भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, उसमें अन्य चीज़ें भी सम्मिलित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल उस राज्य में केवल वही लोग रहेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल वही भाषी लोग ही रहेंगे, अन्य लोग भी रह सकते हैं। ये फजल अली आयोग ने कहा था, लेकिन अंतिम रूप से इन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है। उसी आधार पर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया केंद्र सरकार द्वारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन अधिनियम
अधिनियम कौन सा लाया गया? 1956, 1956 लाया गया। और उसी के आधार पे क्या किया गया? ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, ठीक है। और उसी के आधार पे पहले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, फजल अली आयोग। 20वें पे आ जाते हैं, राज्यों के लिए धन विधेयक। कौन से? धन विधेयक। जैसे केंद्र के लिए धन विधेयक की परिभाषा के बारे में क्या था, वो उसमें 110 अनुच्छेद 110 में वर्णन था। वैसे ही राज्यों के लिए धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, ये हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 196, 197 या अनुच्छेद 198 या 199। तो धन विधेयक के बारे में जो वर्णन है राज्य धन विधेयक के बारे में, वो अनुच्छेद 199 वर्णन किया गया है धन विधेयक की परिभाषा के बारे में, ठीक है। कि राज्यों के लिए धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 199 में कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं 2 चीज़ें और बता दूं कि 198 में क्या कहा गया? 198 में कहा धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। और 97 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निर्बंधन के बारे में कहा गया है। और इसके अलावा 196 भी देख ही लेते हैं। तो 196 में क्या कहा गया? 196 में कहा गया है विधेयकों के पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, यानी विधेयकों को रखा जाना और पारित किया जाना के बारे में, ठीक है। 20वां प्रश्न हो गया है। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलें, दोस्तों के साथ शेयर करते चलें। आइए देखते हैं 21वां प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित किया जाना किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई विधेयक जो है आरक्षित किया जाने का वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 200 में या अनुच्छेद 201 में, 202 में या अनुच्छेद 203 में? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 201 में। राज्यपाल, अच्छा देखिए, जैसे कोई विधानसभा कोई विधेयक पास करती है, विधानमंडल कोई विधेयक पास किया और उसको जो है राज्यपाल के पास सहमति के लिए भेज दिया। राज्यपाल को लगता है कि वो विधेयक जो केंद्र जो उसकी जो सीमा है उस राज्य की, यानी राज्यसभा जो राज्य सूची के विषय हैं उससे इतर बनाया जा रहा है या केंद्र के किसी कानून का विरोध कर रहा है, तो राज्यपाल क्या करते हैं? उस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज देते हैं। अब राष्ट्रपति क्या करते हैं कि राष्ट्रपति उस विधेयक को देखते हैं और उस पर या तो अपनी सहमति देते हैं या उसे पे सहमत नहीं देते हैं और राज्यपाल को वापस भेज देते हैं और राज्यपाल से कहते हैं कि वो उस विधेयक को वापस उस सदन में भेज दें। तो उस सदन में भेजने के बाद यदि वह विधेयक जो है उसी तरह संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो राज्यपाल फिर उस संशोधन को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। अभी भी राष्ट्रपति स्वतंत्र हैं कि वो उस पर विधेयक पर सहमति देते हैं या नहीं देते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ तो हो गया। अब देखते हैं 21वें प्रश्न का आंसर। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित किया जाना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 201 में इसके बारे में है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, उसके सारा कुछ जो मैंने अभी बताया वो सारा कुछ अनुच्छेद 201 में कहा गया है, ठीक है। और 202 बहुत महत्वपूर्ण विधेयक, 202 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पता है क्या कहा गया? इसमें कहा गया वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्य के लिए जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में वर्णन किया गया है 202 में, यानी जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बजट बोलते हैं, BUDGET बजट बोलते हैं, उसको अपने संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, यानी उसको कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द नहीं आया है, ये तो बोलचाल की भाषा में आता है लेकिन संविधान में कहीं नहीं है। तो जो राज्य के बजट के बारे में उल्लेख है वो अनुच्छेद 202 में है, ठीक है, और उसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो इसके अलावा 203 भी देख लेते हैं। विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। प्राक्कलन मीन्स होता है कि जो अनुदान की मांगे होती हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। अब 22वां प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न है राज्य वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अभी हमने देखा धन विधेयक के बारे में, अब देखते हैं वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 207 में, 206 में या 205 या 204 में। किसके बारे में है? वित्त विधेयकों के बारे में।
अभी हमने देखा धन विधेयक, अब हम देख रहे हैं राज्य वित्त विधेयक के बारे में जो वर्णन है वो किस में है, अनुच्छेद 207 में उसका वर्णन किया गया है। राज्य वित्त विधेयक के बारे में, वित्त विधेयक के बारे में, वित्त विधेयक के बारे में जो वर्णन किया गया है, राज्य वित्त विधेयक के बारे में वर्णन किया गया है वो क्या है, 207 में। अगर संघ की बात करें, केंद्रीय गवर्नमेंट की, तो वहाँ वित्त विधेयक का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 117 में, ठीक है, जबकि धन विधेयक का वर्णन किया गया था 110 में। ये याद रखिएगा आप लोग। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 401, 400, 401, 402, 403। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 403 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 24वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव किस वर्ष प्रस्तावित हैं? जो आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, वो किस वर्ष होने हैं? 2021 में, 2022 में, 2023 में या 2024 में? तो 2022 में होने हैं चुनाव। योगी सरकार को 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अगले वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, ठीक है, विधानसभा के चुनाव होने हैं, ठीक। 25वां और अंतिम प्रश्न आज का देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखना। इसमें कई सारे जो है अलग भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, इसका आप लोग कमेंट करके जवाब भी देंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? विद्या देवी भंडारी, बेबी रानी मौर्य, किरण बेदी या आनंदीबेन पटेल? तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की हैं, अभी उत्तर प्रदेश में राज्यपाल हैं। आपको बता दूं, मैंने पहले भी बता दिया है कि किरण बेदी अभी कुछ दिन पहले तक पुडुचेरी की उपराज्यपाल थी, अभी हटाई जा चुकी हैं। ये पहली आईपीएस भी थी, पहली महिला आईपीएस। इसके अलावा आपको बता दूं कि उत्तराखंड की राज्यपाल अभी हैं बेबी रानी मौर्य जी, जबकि विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति हैं। कौन है? नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। तो आपको क्वेश्चंस कैसे लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों को अपने शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।